तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह लगती है मलिकपुर, और इसी मलिकपुर में एक परिवार रहा करता था। और मैं बात कर रहा हूँ साल 2014-15 की। परिवार में एक महिला थी, उम्र लगभग 45-46 साल। वो नाम उनका मूर्ति देवी। उनके पति जिनका नाम मलकीत सिंह था, उन्होंने कुछ गलत काम किया था। गलत काम करने की वजह से उनको जेल हो गई थी। बाकी उनके देवर थे जिनका नाम था जीत सिंह, देवर का लड़का था। अब मलकीत की कोई याद औलाद थी नहीं। तमाम लोग उसे मलिकपुर गांव में रहा करते थे। इधर जो मलकीत सिंह था वो जेल में था। घर की जो जिम्मेवारी थी जो जीत सिंह था वो उठाया हुआ था। वही खेती बाड़ी करे, उसी से पैसे आए तो घर का खर्च चले। तमाम चीज़ें चलती रही। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। इधर मलकीत सिंह जो था वो जेल में बंद था। घर का जो जिम्मा था वो जीत सिंह उठा ही रहा था। इधर मलकीत सिंह भले ही जेल में बंद था, लेकिन घर के बाकी जो लोग थे वो बड़े धार्मिक स्वभाव के इंसान थे। आसपास कहीं कोई सत्संग होता, कहीं कोई जागरण होता, कहीं कोई जगराता होता, तो ये तमाम लोग जाते। अगर कोई ना भी जाए तो जीत सिंह जो था वो ज़रूर जाता। लोग एग्जाम्पल भी देते कि मलकीत जितना बदमाश है, जीत उतना ही बढ़िया, उतना ही शुभ। उसने अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे रखे थे। ऐसे ही तमाम चीज़ें चलती रही। एक तारीख आती है 8 नवंबर साल 2015। नवंबर का महीना, कड़ाके की ठंड। उधर हरियाणा साइड ठंडी और भी थी। गांव में एक सत्संग था। अब सत्संग था तो जीत सिंह हर बार की तरह इस सत्संग में जाता है। घर पे जो मूर्ति देवी थी यानी मलकीत की बीबी वो रहती हैं, बाकी बच्चे रहते हैं। बच्चे भी शाम होने के बाद अलग अलग जगहों पे खेलने निकल जाते हैं। इधर जो जीत था वो अपने सत्संग में बिजी है, वहीं पे बैठ के सत्संग सुन रहा। इसी दौरान जीत के फ़ोन की घंटी बजती है और ये फ़ोन उसके बेटे का था। अब बेटे का फ़ोन आया, जीत ने फ़ोन उठाया। सामने से जो बेटा था बेहद घबराई आवाज़ में बोलता है कि पापा जल्दी से आप घर आ जाइए। अब ये चीज़ जब जीत सुनता है, सुनने के बाद फ़ौरन पूछता है क्या हुआ। सामने से जीत का बेटा कुछ भी नहीं बोल पाता, बस कहता कि आप आ जाइए, यहाँ तो गजब हो गया है। जीत भी जैसे तैसे करके सत्संग को छोड़ के भाग के घर पे आता है। सामने अपने बेटे को देखता है। आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तमाम लोग रो रहे थे। घर के जो सदस्य थे वो चिल्ला रहे थे। जीत तमाम भीड़ को चीरता हुआ घर के अंदर जाता है और जाने के बाद देखता है कि जो मूर्ति देवी हैं एक चारपाई पे पड़ी हुई हैं, गर्दन पे चोट के निशान है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनकी गर्दन काट दी है। जीत जब ये चीज़ देखता है कि घर में मूर्ति देवी के साथ ये हो गया, फ़ौरन घबराता है। मूर्ति देवी को उठा के हॉस्पिटल ले जाने का फ़ैसला करता है, लेकिन आसपास के लोग उसको रोकते हैं, उसको समझाते हैं कि अब हॉस्पिटल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मूर्ति देवी के अंदर अब जान नहीं बची है। इसी बीच किसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस आती है। आने के बाद पुलिस बॉडी कब्जे में लेती है, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तमाम लोग हैरान थे। इधर जीत भी परेशान था कि सब कुछ तो अभी ठीक चल रहा था, अचानक से ये कैसे हो गया। इधर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में क्लियर कहा गया कि कोई ऐसा था जिसने मूर्ति देवी के साथ पहले तो मारपीट की और बाद में किसी धारदार हथियार से उसका गला काट दिया, यानी मूर्ति देवी का कत्ल हो चुका था। अब कत्ल के बारे में जैसे ही आसपास के इलाकों में खबर फैली, आसपास के लोग परेशान कि कत्ल कैसे हो गया, कौन कातिल है, गांव के बीच में ऐसे कैसे हो गया। पुलिस वाले भी अब इस केस को दर्ज करते हैं। जो जीत सिंह था उससे पूछताछ शुरू होती है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जीत सिंह और तमाम घर के सदस्य बताते हैं कि जीत सिंह जो थे वो गए थे सत्संग में। परिवार के जो बाकी लोग थे वो खेलने कूदने गए थे, जो बच्चे थे, और कोई महिला थी नहीं। घर पे जो मूर्ति देवी थी वो अकेले थी। उसके बाद जब सब लोग लौट के आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति देवी के गले से खून बह रहा। सबसे पहले जीत सिंह के लड़के ने देखा। उसने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा जब तक आते हैं तब तक आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे। यही सब कुछ हुआ था। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद वो थोड़ा सा हैरान थे, क्योंकि यहाँ पुलिस वालों के दिमाग में दो चीज़ें आ रही थी। पहला कि कहीं कातिल इसी घर का तो कोई नहीं है, और दूसरा अगर कोई बाहरी है तो बाहरी कौन हो सकता है। अब पुलिस वाले दो टीमों में बंटते हैं और बंटने के बाद तो अलग अलग तरीके से जांच करते हैं। पहली टीम ये जांच कर रही थी कि कहीं कोई कातिल घर में तो नहीं है। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि
पुलिस वाले कातिलों को बाहर ढूंढते रहते हैं और कोई घर का ही ऐसा होता है जो कभी प्रॉपर्टी की लालच में, कभी किसी पुराने विवाद में अपने ही अपनों का कत्ल कर देते हैं। पुलिस वालों को गुमराह करते रहते हैं। महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद जब केस सुलझता है तो पता चलता है कि जो अब तक अपने ही मामले की पैरवी कर रहा था असल में कातिल तो यही है। तो पुलिस वाले 2 टीमों में बंटते हैं। बंटने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पहली टीम जांच करती है कि क्या घर का तो कोई नहीं है, और दूसरी टीम एक्सटर्नल चीज़ें चेक करती है। तो जब पहली टीम जांच पड़ताल करती है तो सबसे पहले मूर्ति देवी के बारे में और पूरे फैमिली का बैकग्राउंड निकाला जाता है। बैकग्राउंड में पता चला कि मूर्ति देवी के जो पति हैं मलकीत सिंह, वो NDPS एक्ट के तहत जेल में है। उसके बाद पुलिस पता करती है कि क्या जो मूर्ति देवी है उसका और जीत सिंह या फिर परिवार के किसी सदस्य से कभी कोई झगड़ा हुआ था। अब ये चीज़ पड़ोसियों से जब पूछी जाती है तो पड़ोसी कहते हैं कि नहीं साहब, मूर्ति देवी तो बेहद सज्जन महिला थी। ना ही उसने कभी अपने पति के बारे में किसी से बुरा भला कहा, ना ही किसी के बारे में अपने पति से कभी बुराई की। अपने देवर से, अपने जेठ से, अपने भतीजों से बहुत प्यार करती थी और सबसे हंसी मुख से बात करती थी। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस वाले फिर परेशान कि अगर बात करती थी तो बहुत अच्छे से बात करती थी, सबसे व्यवहार भी अच्छा था, तो फिर कत्ल कौन कर दिया। अब कत्ल करने के लिए कोई वजह, कोई मोटिव, कोई चीज़ तो होगी। बहरहाल पुलिस वालों ने तमाम चीज़ें चेक की। कहीं ज़मीन का कोई विवाद तो नहीं घर में, कहीं प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसा बिल तो नहीं बना है। लेकिन जांच पड़ताल चलती रही, पूछताछ होती रही। कहीं से भी कोई ऐसा क्लू, कहीं से भी कोई ऐसी चीज़। आसपास के लोगों से भी पूछा, जो घर वाले थे उनसे भी पूछा कि तुम कब आए, कब गए, तुमसे आखिरी बार झगड़ा कब हुआ था, आखिरी बार बातचीत कब हुई थी। लेकिन कहीं से ना कोई सबूत मिला, ना ही किसी परिवार वाले पे सदस्य हुआ। यानी जो टीम ए थी उसने अपना पूरा काम किया और एक तरह से परिवार वालों को क्लीन चिट दे दिया। अब जब परिवार में कोई कातिल नहीं था तो इसका मतलब कातिल बाहरी था। तो बाहरी कौन, अब इसके बारे में पड़ताल करनी थी। पुलिस वालों ने ये पता करना शुरू किया कि क्या मूर्ति देवी का किसी से कोई अफेयर वगैरह तो नहीं था। जब ये पता किया तो पता चला नहीं। साथ ही पता किया कि क्या किसी से पैसे का कोई लेन देन तो नहीं था, इसमें भी पता चला नहीं। ये भी पता किया कि क्या किसी से कोई विवाद वगैरह, कहीं कोई कहा सुनी, कोई झगड़ा, कोई बहस, पता चला ये भी नहीं। तो जब कहीं से कोई मोटिव नहीं तो कातिल कौन और कत्ल कैसे और क्यों। जब आसपास के लोगों से लेकर परिवार वालों से पूछताछ कर ली, कहीं से कोई चीज़ नहीं मिली, तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला फ़ोन पे किसी से बहस हो गई और घर वालों को न पता हो। तब हफ्ते भर बाद पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछा कि मूर्ति देवी का फ़ोन कहाँ है, हमें उसको चेक करना है। अब जब फ़ोन का नाम परिवार वाले सुनते हैं तो एक बार उनके चेहरे सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि यही सवाल तो उनके जहन में अब आता है। वो भी पूछते हैं कि साहब फ़ोन तो हमने नहीं देखा। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या मूर्ति देवी फ़ोन यूज करती है। परिवार वालों ने कहा हाँ साहब, फ़ोन तो यूज करती है। लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हमें याद आ रहा है कि इसके पास फ़ोन तो था, लेकिन फ़ोन हफ्ते भर से गायब है, और कायदे से कहें तो जब से कत्ल हुआ तब से गायब है। अब यहाँ भी 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो जो कातिल है वो फ़ोन लेके गया हो, और या फिर ऐसे माहौल में कई बार लोग चोरी कर लेते हैं, गांव में ही कोई कर लिया होगा। बहरहाल पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए पुलिस वालों ने मूर्ति देवी के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाया। सर्विलांस पे लगाने के बाद अब मूर्ति देवी के फ़ोन के खुलने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था। इधर अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहे, पूरे घर को चेक करते रहे, पड़ोसियों से लेके गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ करते रहे। लगभग महीने भर गुजर गए और इसी बीच अचानक से पुलिस की मेहनत और किस्मत दोनों रंग लाती है और अचानक से मूर्ति देवी के फ़ोन का लोकेशन मिलता है। अब जैसे ही सर्विलांस टीम ने बताया कि लोकेशन मिल रहा, फ़ोन स्विच ऑन हुआ है, फ़ौरन पुलिस वाले पूछते हैं कि लोकेशन बताओ, तो पता चलता है कि ये लोकेशन शाहाबाद का है। पुलिस की एक टीम फ़ौरन उस लोकेशन पे जाती है। उसके बाद जीरो इन करते करते जिसके हाथ में ये फ़ोन था उसको फाइनली पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस वालों को लगा कि चलो अब मामला सुलझ गया, जो कातिल है वो हमारे हाथ में है। उससे फिर थाने लाते हैं, लाने के बाद पूछताछ करते हैं। जब उसे पूछताछ हुई तो उसने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद पुलिस वालों को लगा कि ये क्या, सारी मेहनत तो फिर बेकार हो गई। दरअसल वो शख्स ऐसा था जिसने इस फ़ोन को चुराया नहीं था, बल्कि इसने इस फ़ोन को ख़रीदा था। पुलिस वालों ने पूछा कि किससे खरीदे हो। सामने वाले शख्स ने कहा कि मैं यूं ही रेलवे स्टेशन पर टहल रहा था, एक शख्स ऐसा आया जिसने कहा कि तुम्हें फ़ोन चाहिए। मुझे फ़ोन अच्छा लगा, सस्ते दाम में दे रहा था, मैंने ले लिया, बाकी साहब मुझे नहीं पता।
अब पुलिस वाले क्या करें। बहरहाल चूंकि रेलवे स्टेशन का जिक्र हुआ था तो इस पर पुलिस वालों ने पूछा कि कहाँ का स्टेशन और कब की बात है। इस शख्स ने फिर टाइम, डेट, ये तमाम चीज़ें बताई। अब पुलिस वाले रेलवे स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद कैमरे को खंगालते हैं। खंगालने के बाद उस शख्स की जो तस्वीर है वो कैमरे में दिखती है। देखने के बाद फिर उसकी तलाश शुरू होती है। वो कहाँ गया था, किसके पास गया था, ये तमाम चीज़ें जीरो इन करते करते फाइनली उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो और तुमने मारा है, उसने कहा कि हाँ साहब मैंने मारा है और मेरा नाम जगतार सिंह है। इसके बाद पुलिस वालों ने जगतार सिंह की कुंडली चेक की तो जो जो चीज़ें निकल के सामने आई और मर्डर करने का जो मोटिव निकल के सामने आई, ये चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल जगतार सिंह इसी कुरुक्षेत्र में पैदा हुआ, यहीं पे पला बड़ा। अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था इसको पैसे की भूख लगती है। पढ़ा लिखा ये था नहीं, मेहनत मजदूरी करना नहीं चाह रहा था, इज्जत की ज़िंदगी इसे पसंद नहीं आती, लिहाजा ये गलत रास्तों पे चल पड़ता है। शुरुआत में इसने कुछ लोगों के पॉकेट मारे, किसी दुकान से पैसे चुराए, कई बार ये पकड़ा भी गया, मार भी खाया, पुलिस वालों के भी हत्थे चढ़ा। इस दौरान ये तमाम चीज़ें जब ये कर रहा था तब इसे लगने लगा कि पॉकेट मारता हूँ तो कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, बहुत किस्मत अच्छी रही तो 10-15 हज़ार मिल गए, पकड़ा जाऊँ तो मारा भी जाऊँ, ये भी नहीं पता कि जिसकी पॉकेट मार रहा हूँ उसकी जेब में कितने पैसे। तो ऐसे कब तक काम चलेगा, इसलिए कुछ ऐसा करता हूँ जिससे पैसे थोड़ा फास्ट आए और फिक्स रहे कितने पैसे आएंगे। तब इसने सोचा क्या करूँ। तब इसने कुछ लोगों को लूटना शुरू किया। लूटने के दौरान भी ये कई बार पकड़ा गया। इसे लगा ये भी काम ठीक नहीं है, तब क्या करूँ। तब इसके दिमाग में आया कि यहाँ पे लोग नशे बहुत करते हैं, तो अगर मैं कुछ नशे की चीज़ें इधर उधर बेचूँ तो उसमें मोटा मुनाफा कमाऊँगा। एक जगह से माल उठाऊँगा 10 रुपये में, अगली जगह 15-20 में बेच दूँगा, रिस्क मेरा रहेगा तो प्रॉफिट भी मेरा रहेगा। इसके बाद इसने नशे का कारोबार शुरू किया। इधर जब इसने नशे का कारोबार शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों की आंखों में पहले से खटक रहा था। अब इसने जब नशे का कारोबार शुरू किया तो पुलिस वालों को लगा कि ये तो अब नासूर बनता जा रहा। उसके बाद पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार किया, रंगे हाथ गिरफ्तार किया और फाइनली कोर्ट में ले जाके इसको जब पेश किया, चार्जशीट बनाई, तो कोर्ट ने इसको NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया। और इसी दौरान जब इसे जेल भेजा गया तो इसकी मुलाकात होती है मलकीत सिंह से। मलकीत सिंह भी NDPS एक्ट में ही जेल गया था। इसने भी कुछ नशे के कारोबार में अपना हाथ आजमाया। ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन एक दिन पुलिस वालों को भनक लग जाती है। पुलिस वाले आते हैं, मलकीत को भी गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं। अब जेल में मलकीत और जगतार की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के हमदर्द बनते हैं। दोनों अपनी अपनी कहानी एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं कि मेरे घर पे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, मैंने इतने पैसे अपनी बीवी को दे रखे हैं। अब ये तमाम चीज़ें मलकीत जगतार को बताता, जगतार मलकीत को बताता, दोस्ती गहरी होती चली गई। इत्तेफाक से जो जगतार था वो पहले गिरफ्तार हुआ था तो उसकी रिहाई जो थी वो जल्दी होनी थी। अब रिहाई जब जल्दी होनी थी तो जगतार रिहाई पे छूट जाता है और जो मलकीत था वो जेल में ही रह जाता है। जगतार बाहर आता है और आने के बाद जब इसे पैसे की भूख और पैसे की तलब लगती है तो फिर ये चला जाता है जो मलकीत थी उसकी वाइफ के पास, मौका देख के मूर्ति देवी के पास, और उसको मूर्ख बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति ने मुझे भेजा है और कहा कि पैसे दे दो। अब मूर्ति देवी जब ये बात सुनती है कहती है भैया मैं आपको जानती तक नहीं हूँ और मेरे पति ने कहा होता तो मुझे भी कुछ बता दे, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगी। अब ये बात जब जगतार सुनता है और साथ ही देखता है कि लोगों की चहलकदमी हो रही, कोई आ भी सकता है, तो फिर इसी बात को लेकर बहुत सख्त रवैये में कहता है कि मुझे पैसे दो। मूर्ति देवी फिर मना करती है। यहीं से इन दोनों के बीच बहस शुरू होती है। बहस आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद जो जगतार था मूर्ति देवी के ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद गर्दन उसकी काट देता है। इधर वो तड़प तड़प के मरने लगी। उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल होता है जहाँ उसने सुन रखा था कि पैसे होंगे, वहाँ चेक किया, कोई पैसे नहीं मिले। अब जब कोई पैसे नहीं मिले तो इसे लगा कि ये फालतू एक कत्ल हो गया। फिर ये कुछ नहीं देखता तो मोबाइल उठाता, उठा के चला जाता है इस उम्मीद में कि चलो मोबाइल बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे। इतना करने के बाद वहाँ से गायब होता है। फिर मोबाइल फ़ोन एक आदमी को बेचने की कोशिश करता है, वो नहीं खरीदता, फिर शाहबाद में दूसरे शख्स को बेचता है। यहीं से पुलिस वालों के हत्थे चढ़ता है। अब ये तो रही साल 2015 तक की कहानी। अब ये मामला पहुँच जाता है कोर्ट में। पुलिस वाले अपनी चार्जशीट बनाते हैं
चार्जशीट में इसको दोषी करार देते हैं, फिर बताते हैं कि इसने कैसे कत्ल किया। सीन रिक्रिएशन होता है, फॉरेंसिक टीम आती है, अपने सबूत को इकट्ठा करती है, कोर्ट में मामला जाता है। उसके बाद इसको जुडिशलर कस्टडी में जेल भेजा गया। वहाँ से इसने बेल के लिए अप्लाई कर दिया। चूँकि मामला अंडर ट्रायल था तो फिर फाइनली इसको बेल मिल भी जाती है। ये बेल पे बाहर आया। आने के बाद फिर से ये एक तरफ मुकदमे लड़ता रहा और एक तरफ इसने फिर से अपना जो जलजला था वो बरकरार रखा। कभी कोई क्राइम, कभी कोई क्राइम, कभी कोई क्राइम, ऐसे ही क्राइम करता रहा। इधर इस केस को ये फेस करता रहा। साल 2016 बीता, 17 बीता, 18 बीता, 19, 20, 21, 22, 23, 16 से जोड़ें तो 4 साल, 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल ये और 3 साल, 8 साल टोटल बीत गए। 8 साल बीतने के बाद फाइनली इसी साल 2024 की जनवरी महीने में कोर्ट में इसकी पेशी होती है। पेशी करने के दौरान भी आप अजीब हैरान होंगे कि जब इसको बुलाया गया, जब इसकी कॉल लगी तो पता चला कि ये तो अभी गुजरात जेल में बंद है। अब पता चला कि क्यों, जब जज साहब ने पूछा कि क्यों बंद है तो सुनने में आया कि वहाँ भी इसने कुछ ऐसा ही क्राइम किया था। अब क्या करें? तो जो हरियाणा पुलिस है यानी कुरुक्षेत्र की जो पुलिस थी वो एक परमिशन लेती है। लेने के बाद फिर पहुँचती है गुजरात जेल। गुजरात जेल पहुंचने के बाद वहाँ के जो जेल सुप्रिटेंडेंट थे उनको पूरा मामला समझाती है कि 302 के तहत ये मुलजिम है और हो सकता है कि आज इसको सज़ा मिल जाए। अब सुप्रिटेंडेंट जब पूरा मामला सुनते हैं तो सुनने के बाद इसको भेजते हैं। उसके बाद जगतार सिंह को गुजरात से कुरुक्षेत्र लाया जाता है। कुरुक्षेत्र लाने के बाद जब कोर्ट में इसको पेश किया गया, जज साहब ने पूरा मामला सुना, पुलिस की पूरी चार्जशीट पढ़ी, साथ ही तमाम सबूत हुए, तमाम बहस हुई। तो फाइनली कल यानी अगर जोड़ा जाए तो 19 तारीख को, कायदे से कहें तो 18 तारीख को, 18 जनवरी साल 2024 को जज साहब ने, जो ऑनरेबल जज साहब थे, उन्होंने जगतार सिंह को सशक्त उम्र कैद और साथ ही 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। और ये केस केवल एक मामले में इसका फैसला हुआ था। अभी इसके ऊपर NDPS एक्ट है, लूटपाट के मामले, और हो सकता है कि 2, 302 निकल जाए, अभी तक सुलझे नहीं है। अब इतनी सज़ा सुनाने के बाद भी इसके चेहरे को जब मीडिया के सामने लाया गया और कई लोग वहाँ मौजूद थे, मेरे संपर्क के भी, तो ना कोई सिकन थी, ना कोई सुधार की उम्मीद दिखी, ना कोई पछतावा था। इसका जो रिएक्शन था जब ये NDPS एक्ट में बाहर आया था और अंदर गया था, वो ऐसा ही सेम रिएक्शन इसको जब उम्र कैद की सज़ा हुई तब भी थी। यानी जेल अब इसके लिए आम बात हो गई है। तो आमतौर पे जो कहते हैं कि जेल में जाने के बाद लोग सुधर जाते हैं, ऐसा पूरी तरह सही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो जेल के आदी भी हो जाते हैं और फिर जेल जाने के बाद बाहर आते हैं, फिर क्राइम करते हैं, फिर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। यूँ ही उनकी ज़िंदगी चलती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।